Welcome to Bishop Academy online classes. Today I am going to discuss about the chapter first, Introduction to Accounting. In this video part 4 I will discuss about the basic of financial accounting. जो हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं उसका बेस क्या है, किस बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, वो है कुछ सम यूज़फुल अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ अकाउंटिंग वर्ड्स है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम अकाउंटिंग में करते हैं। सबसे पहले चीज़ कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल का मतलब हुआ पूंजी, मतलब जिस पूंजी के साथ आप कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस कमेंस्ड करते हैं। तो इसमें कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस फॉर establishment. It means the amount in term of money, assets having money value which the proprietor has invested in the firm or can claim for the firm. For the firm, capital is a liability towards the owner. It is so because the owner is treated be separate from the business. देखिए कैपिटल जो होता है वो एक अमाउंट होता है, वो कोई एसेट भी हो सकता है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया, या कोई लैंड है उसको आपने यूज़ कर लिया, या कुछ पर्टिकुलर कंप्यूटर है उसका आपने एसेट के रूप में उस बिजनेस में यूज़ कर लिया। वो सारे चीज़ जो आप बिजनेस इस्टेब्लिश करने के पर्पज़ से आप स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सारे एसेट हो या कैश हो या बैंक बैलेंस हो, वो सारी चीज़ें उस बिजनेस के लिए कैपिटल होती हैं। आपने ही इन्वेस्ट किया है लेकिन वो चीज़ें कैपिटल, यानी कि व्हेन एनी पर्सन इन्वेस्टेड मनी और एनी एसेट इन द बिजनेस फॉर स्टार्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ये कैपिटल लायबिलिटी शो करता है, क्यों? क्योंकि जो बिजनेस का ओनर होता है वो सेपरेट होता है उस बिजनेस से, क्योंकि जो बिजनेस होता है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन वो इस्टेब्लिश करता है उससे उसका एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है। इसलिए मैंने अभी इससे पहले इस प्रीवियस वीडियो में एक एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें ओनर को क्या करता है, वो उससे सेपरेट करता है उस बिजनेस इंस्टीट्यूशन से। इसलिए इसको लायबिलिटी में लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट के। नेक्स्ट चीज है एसेट्स। डियर स्टूडेंट, एसेट्स आपके लिए नया होगा, लेकिन एसेट्स का दूसरा अगर हम उसका वर्ड जानेंगे कि वो होता है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के रूप में जो भी आप जानते हैं, प्रॉपर्टीज़ में बिल्डिंग होते हैं, कैश बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है, लैंड होता है, कंप्यूटर होता है, फर्नीचर होता है, ठीक है, प्लांट मशीनरी होता है, स्टॉक होते हैं, वो सारी चीज़ें एसेट्स कहलाती है, जो कि जो अभी तक आप जानते हैं प्रॉपर्टी के रूप में। जो आप प्रॉपर्टी कहते हैं ना कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है, तो इतनी प्रॉपर्टी है मतलब वो प्रॉपर्टी आपके एसेट के रूप में जानी जाती है, उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो एनी फिजिकल थिंग्स आर राइट ओन्ड दैट हैज़ ए मनी वैल्यू इज एन एसेट। जो भी आपके पास है जिसका मनी में कुछ वैल्यू है, जिसका आप पर ओनरशिप हो, जिसका आपके पास उसका ओनरशिप आपके पास हो, वो फिजिकल थिंग या वो राइट आपके लिए एसेट क्रिएट करता है। इन अदर वर्ड्स, एन एसेट इज दैट एक्सपेंडिचर which results in acquiring of some property or benefit of a lasting nature। जो भी चीज़ें हैं जो एक्वायर किए हैं आपने, उसका बेनिफिट सिर्फ आप ही लेते हो, वो भी आपका एसेट्स है। एसेट्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक फिक्स एसेट होता है और एक करंट एसेट होता है। डियर स्टूडेंट, फिक्स एसेट मतलब दोज एसेट्स विच आर a fixed or valuable things like land, building, machinery, furniture, etc.
ये एसेट्स ऐसे होते हैं जो आप अपने बिजनेस ऑपरेटिंग पर्पस से आप इसे परचेज करते हैं, वो सारे फिक्स एसेट होते हैं। इसलिए इसको फिक्स एसेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मूवेबल नहीं होता है। तो ऑल मूवेबल नॉन मूवेबल एसेट्स विच आर परचेज फॉर बिजनेस ऑपरेटिंग इज कॉल्ड फिक्स एसेट। करेंट एसेट्स और दोज एसेट्स करेंट एसेट्स की बात करेंगे। करेंट एसेट्स मूवेबल थिंग्स है, जैसे कैश है तो कैश का फ्लो होता रहता है, आज आपके पास है कल दूसरे के पास होगा, आप ही का कैश कल दूसरे के पास, आप कुछ परचेज करते हैं तो कैश दे देते हैं उसको। इसी तरह बैंक बैलेंस है तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कम अधिक होता रहता है। तो ये करेंट एसेट्स होते हैं। स्टॉक है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सेल परचेज का बिजनेस है तो आप परचेज करते हैं फिर सेल्स करते हैं, तो जो स्टॉक इंक्रीज करता है वो स्टॉक सेल करने से डिक्रीज भी होता है, इसलिए ये करेंट एसेट्स में जाते हैं। करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स ऑफ द बिजनेस विच आर केप्ट फॉर शॉर्ट टर्म फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश। आप इसको शॉर्ट टर्म में नहीं कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी करेंट एसेट्स होते हैं। जैसे आपके पास डेप्टर्स हैं, वो भी करेंट एसेट्स हैं जिसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। ऐसे एक्रूड इनकम है, वो भी आपके कभी भी कैश करवा सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, बिल्स रिसीवेबल है, आपके पास कोई चेक रिसीव हुआ है आप उसे कभी भी कैश करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके करेंट एसेट्स में आती हैं। तो करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्ट इनटू कैश इन शॉर्ट टाइम। कम समय में कभी भी इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो सारे करेंट एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। डियर स्टूडेंट, लायबिलिटीज आपके लिए नया होगा, लेकिन लायबिलिटीज को आप थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी के लैंग्वेज में देखें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लायबिलिटी होती है। तो लेकिन जब अकाउंटिंग के टर्म में जब आप लायबिलिटी पढ़ते हैं तो ये एक अमाउंट के रूप में आप देखते हैं कि इफ एन अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड टू एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन और अदर देन ओनर, इट इज कॉल्ड ए लायबिलिटी। कोई ऐसा अमाउंट जो ड्यू है जिसे आपको देना है, किसी पर्सन को देना है, किसी इंस्टीट्यूट को देना है। जैसे सपोज करिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो बैंक को लोन आपको देना है, ठीक है, लोन पेमेंट करना है। तो वो जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है, जब तक वो लोन ड्यू है, तब तक वो क्या है, आपके लिए लायबिलिटी है। ऐसे ही किसी पर्सन से आपने अगर बारोइंग किया है, उधार लिया है, अगर उसको जब तक आपने नहीं दिया तब तक के लिए वो आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दूसरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दैट लायबिलिटीज विच आर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1 ईयर। एक साल से अधिक के लिए अगर कोई लायबिलिटी है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। जैसे बैंक से आपने 2 साल के लिए लोन लिया, 3 साल के लिए लोन लिया, 5 साल के लिए लोन लिया, या किसी पर्सन से आपने 2 साल के लिए, 1 साल से अधिक के समय के लिए जब भी कोई आप ऐसी लोन या बोरोइंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के रूप में जानी जाती है। वैसे ही करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेएबल इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब जैसे आपने किसी से 2 दिन, 10 दिन या 1 महीने के लिए अगर कोई लिया है, या 2 महीने, 6 महीने के लिए कोई बोरोइंग किया है या लोन लिया है, तो वो चीज़ें आपके करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड होती है। मतलब लेस देन 1 ईयर, 1 साल के कम के लिए जो भी लायबिलिटी आप क्रिएट करते हैं वो करंट लायबिलिटी होती है, और 1 साल से अधिक के लिए कोई लायबिलिटी अगर क्रिएट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। रिसीवेबल्स। Receivables, the term receivable is used for the amount that is receivable by the firm other than amount due from the debtors. Receivable क्या होता है? जब किसी डेप्टर से आपको अमाउंट रिसीव करना। डेप्टर्स इज दैट पर्सन whose credit sells of goods, जिसे आपने गुड्स उधार सेल किया है, जिसको आपने उधार बेचा हुआ है, उससे आपको
पैसा पाना हो, उसे कहते हैं रिसीवेबल्स। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ए पर्सन टू हुम द फर्म ओव्स मनी इज कॉल्ड ए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब ऐसा पर्सन जिससे आपने कुछ पैसा उधार लिया हुआ है। तो जिस पर्सन से आपने उधार लिया हुआ है, या आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते हैं तो आप किसी सप्लायर से आपने क्रेडिट परचेज किया है, उधार परचेज किया है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए, तो वो भी क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। मिस्टर फॉर एग्जांपल मिस्टर एम इज क्रेडिटर ऑफ द फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम। अगर आपने उससे उधार परचेज किया है तो वो आपके लिए क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। यानी जिस सप्लायर से आपने गुड्स, जो सप्लायर आपको गुड्स सप्लाई करता है, अगर वो आपको क्रेडिट सप्लाई करता है, उधार सप्लाई करता है सामान, तो आपके लिए क्या होगा, वो सप्लायर क्रेडिटर्स होगा। नेक्स्ट है डेप्टर्स। डेप्टर्स ए पर्सन हु ओव्स मनी ऑफ द फर्म जनरली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड डेप्टर्स। ऐसा पर्सन जिसे आपने उधार बेचा हुआ है, कुछ अमाउंट जो आपसे उधार लिया है या आपने किसी को उधार दिया है, तो वो आपके लिए क्या होगा, डेप्टर्स होगा। ठीक है। When goods are sold to a person on credit, जब आप किसी पर्सन को उधार बेचते हैं, उधार बेच दिया है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डेप्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है पेएबल्स। पेएबल्स, द टर्म पेएबल्स इज यूज्ड फॉर द अमाउंट पेएबल बाय द फर्म अदर देन अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स। अगर आप किसी क्रेडिटर से उधार परचेज किए हैं, क्रेडिट परचेज किए हैं, तो उसको जो अमाउंट देना होगा आपको, जो अमाउंट ड्यू है, उसको अमाउंट ड्यू अमाउंट को ही आप पेएबल कहते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाता है, वो उस बिजनेस ओनर से अलग एंटिटी रखता है, अलग उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है बिजनेस में। क्यों आर्टिफिशियल पर्सन होता है कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशन? इसलिए कि उस बिजनेस इंस्टीट्यूशन का एक पर्टिकुलर नेम है, उस बिजनेस इंस्टीट्यूशन का पर्टिकुलर अकाउंट है बैंक में, उस बिजनेस इंस्टीट्यूशन के ही नाम से आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसलिए जब उसी के नाम से हर एक वर्क हो रहा है, इसलिए उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से होता है। आप सिर्फ ओनर हैं। अगर आप उस बिजनेस इंस्टीट्यूशन में जो भी चीज़ें यूज करें, सपोज करिए आपने कोई शॉप खोला हुआ है और आप परचेज और सेलिंग का काम करते हैं, तो अगर जिस गुड्स का परचेज सेलिंग का काम करते हैं, उस गुड्स का आप अगर पर्सनल यूज़ के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो ड्राइंग होगा। मतलब आपने उस अपने बिजनेस से आपने लोन लिया है, विड्रॉ किया है, ड्राइंग किया है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, कैश रिसीव हुआ है और उस कैश को आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, ड्राइंग होगा। वो बिजनेस का, भले ही आपका बिजनेस हो, लेकिन अगर उस कैश का आप अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बच्चे की फीस देने के लिए कर रहे हैं, अपने बिल्डिंग को बनवाने के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, अपने बिल्डिंग का रेंट पेड करने के लिए कर रहे हैं, अपना LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप उससे भर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके लिए ड्राइंग होगा। लेकिन अगर उसी कैश से आप बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, तो वो ड्राइंग नहीं होगा। मतलब उस बिजनेस के पैसे का या गुड्स का यूज आप अपने पर्सनल यूज में नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ बिजनेस पर्पस, बिजनेस ऑपरेशन के लिए ही होगा। अगर आप पर्सनल यूज के लिए उसका यूज करते हैं, तो फिर वो क्या होगा, ड्राइंग हो जाएगा। रेवेन्यू it means the amount which as a result of operations is added to the capital. Revenue is an inflow of assets which results in an increase in owner's equity. Example, sale of goods, rent, income. Revenue एक रिसीवेबल अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट होता है। जैसे आपने कोई गुड्स सेल किया, तो गुड्स सेल किया, तो सेल करने पर जो अमाउंट आपको रिसीव होता है, वो उस बिजनेस फर्म के लिए रेवेन्यू होगा। आपने कोई आप उस बिजनेस इंस्टीट्यूशन में जो बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी बिल्डिंग यूज हो रहा है, उस बिल्डिंग का अगर रेंट रिसीव कर रहे हैं आप, तो वो रेंट उस बिजनेस के लिए क्या होगा, रेंटल इनकम होगा और उसे रेवेन्यू के रूप में जाना जाएगा।
नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आप जानते हैं कि जब कोई बिजनेस फर्म इस्टेब्लिश किया तो उसमें ढेरों सारे, जहाँ पे इनकम होता है वहीं पे ढेरों सारे एक्सपेंसेज होते हैं। लाइक आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेज होता है, सैलरी पेड करते हैं सेल्समैन को या वर्कर्स को, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, टेलीफोन बिल पे करते हैं, और आप फर्निशिंग वगैरह पे एक्सपेंसेस करते हैं। तो इस तरह का अगर कोई एक्सपेंसेज, इस तरह ढेरों सारे एक्सपेंसेज होते हैं। एक्सपेंसेज में भी दो तरह के एक्सपेंसेज होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेज की बात करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज आर दोस एक्सपेंसेज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन, जो डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। जैसे आपने कोई गुड्स परचेज किया और उस पर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेज पेड किया तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। कोई कैरीज पेड किया वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। कोई प्रोडक्शन का वर्क है, आपने फैक्ट्री रेंट पेड किया, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो इस तरह के कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। वहीं पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आप वर्कर्स को, सेल्समैन को सैलरी पे कर रहे हैं या वर्कर्स को, एम्प्लॉइज़ को सैलरी पे कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। कैरीज आउटवर्ड, मतलब आप किसी को होम डिलीवरी दे रहे हैं तो उस पर किया गया एक्सपेंसेज क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। तो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेज होते हैं जिनका बाद में आगे के नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है इनकम। इनकम इट इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जो इस अकाउंटिंग ईयर में जो आपको इनकम रिसीव होता है। इनकम की बात करेंगे तो इनकम क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन कास्ट, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड कास्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जो कास्ट प्राइस होता है गुड्स का और जो सेलिंग प्राइस होता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है? इनकम। लेकिन ये एक्चुअली इनकम नहीं होता है। इस इनकम में से आप क्या करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, तब वो जाके आपका नेट इनकम होता है, जिसे आप नेट प्रॉफिट कहते हैं। मतलब आप सारे जो इनकम रेवेन्यू रिसीव होता है उसमें से आप कास्ट को आप लेस कर दीजिए, और उसमें से जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी पेड किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए हैं, और आप टेलीफोन बिल पे किए हैं, कुछ पोस्टेज एक्सपेंसेज हुए हैं, पोस्टल एक्सपेंसेज हुए हैं, ये सारे एक्सपेंसेज जब आप उस इनकम में से लेस कर देंगे तो वो आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।